हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू अनमे क्लासेस। आज हम एनडीए 2016 सेकेंड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 2016 फर्स्ट का पेपर हमने सॉल्व किया था। तो एनडीए में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं 2016 फर्स्ट से लेके 2022 फर्स्ट तक, वो सारे पेपर में है, ईयर वाइज आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नए नए वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। ओके, तो और भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, यस। तो स्टार्ट करते हैं। एनडीए 2016 सेकेंड का ये पेपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, आपसे बोला कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बन रही है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होगी। तो हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर पे बाहर की तरफ पॉलिश होती है, ये इसका पोल हो, ये जो पॉइंट होता है ये पोल होता है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज जो बनती है, उस समय ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। यानी एफ और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो आपकी कॉनकेव मिरर से वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द थ्री रजिस्टर ईच हैविंग रेजिस्टेंस आर, तीन रजिस्टर दिए हुए, तीनों का रेजिस्टेंस आर 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 है, स्मॉल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज एक्स। If these three resistance are connected in series, then total resistance will be, मतलब स्मॉल आर के तीन रजिस्टर है और तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है एक्स ओम। तो देखो पैरेलल के अंदर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीधा होता है क्या, आर बाई एन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में तो दिया हुआ है कितना, एक्स, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 3। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट से। अब आपसे पूछा क्या है, इफ दीज थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन टोटल रेजिस्टेंस विल बी। तो सीरीज में जो है टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन रेजिस्टेंस है तो तीन तक हम ले लेंगे। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R प्लस R प्लस R, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 3R। ठीक है, अब देखो आपके पास 3R आया, सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस 3R आ गया, लेकिन सारे ऑप्शन जब आप देख रहे हो तो ऑप्शन आपको सारे x के टर्म्स में मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहां से ये वाला जो पैरेलल में दे रखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x के टर्म्स में, उसको हम इस r की वैल्यू को x के टर्म्स में लिख देते हैं। तो 3 को इधर भेज देंगे, ये 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 इंटू आर की वैल्यू 3x लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 9x। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज एप्लीकेबल इन द फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में ध्यान देना, कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेबल होती है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलोंग द स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो, फ्लूइड के स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में कौन सी बात ठीक है, इसने कहा है द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट इज कांस्टेंट। नो, ये रॉन्ग है। द स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत है। किसी भी पार्टिकल की थ्रू आउट मोशन स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, मैंने पहले बताया था आपको। और द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट। ध्यान देना, क्या बोला, द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, ये भी सही नहीं है, हमेशा ही कांस्टेंट होती है, ये भी सही नहीं है। तो क्या होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड का स्ट्रीम लाइन फ्लो जो होता है उसमें फ्लूइड के हर एक पार्टिकल जब किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जाते हैं तो उस समय फ्लूइड के हर एक पार्टिकल की वही वेलोसिटी होती है जो उसके प्रीवियस पार्टिकल की थी।
ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे फ्लूइड के सभी पार्टिकल की वेलोसिटी वही होती है या वही पाथ फॉलो करते हैं जो उसके प्रीवियस पार्टिकल ने किया था। तो इस तरह से यहां पे देखो क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन, ये बात बिल्कुल सही है, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, न कि थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट होती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो आपको बोला है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट टू ह्यूमन आई इज अबाउट 900 nm, बिल्कुल सही है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू ह्यूमन आई इज अबाउट 400 नैनोमीटर, बिल्कुल ठीक है। फिर बोला है द वेवलेंथ ऑफ गामा रेज इज लॉन्गर देन दैट ऑफ एक्स रे, ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको नॉट करेक्ट ढूंढना है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा, सी। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप इसे समझिए गामा यानी गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। ठीक है, यानी ये देखो ये गामा रेज, ये एक्सरे, ये अल्ट्रा, ये विजिबल, ये इंफ्रारेड, ये माइक्रोवेव और ये रेडियो वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप इस तरह से याद रखेंगे, क्या, G फॉर गामा, X फॉर एक्सरे, तो गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, इस तरह से आप ऑर्डर में याद रखिए। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ना गामा से रेडियो की तरफ, तो जो गामा की वेवलेंथ होती है ना वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, यानी कम होती है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो गामा से रेडियो की तरफ आते हैं तो देखो ऊपर शॉर्ट होती है, नीचे लॉन्ग वेवलेंथ होती है, यानी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ गामा रे इज लॉन्गर देन एक्सरे, तो देखो गामा तो पहले एक्सरे बाद में है, तो गामा की वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, एक्सरे की ज्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या था, आपका इनकरेक्ट था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट अफेक्टेड इफ द नेट वर्क डन ऑन इट इज पॉजिटिव। आपको ये बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस तरह से अफेक्ट होगी अगर उस पे पॉजिटिव वर्क होता है। तो देखो जब भी ध्यान देना, एक बात मैं फिर से यहां पे समझाता हूं, स्पीड का बढ़ना हमेशा पॉजिटिव वर्क का होना, ध्यान देना, अगर पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो उस मोशन में स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, और जब भी पॉजिटिव वर्क होता है तो उस मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है। तो आप यहां पे एक बात समझ लेना, हमेशा ये बात याद कर लेना, स्पीड का बढ़ना हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव वर्क का होना, पॉजिटिव वर्क डन होगा, और पॉजिटिव वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। यहां से एक और बात मैं आपको फिर से बता देता हूं, ध्यान देना, यहां से एक बात देखो, मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि स्पीड जब भी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। कैसा वर्क डन होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, ओके, और पॉजिटिव वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। दूसरी बात आप यहां पे फिर याद रखें, अगर किसी मोशन के अंदर स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो हमेशा आप ध्यान रखना नेगेटिव वर्क जो है वो डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, और नेगेटिव वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी में हमेशा कमी आएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तीसरी बात आप ध्यान रखना, अगर किसी मोशन में स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में हमेशा ही जीरो वर्क डन होगा। कौन सा, जीरो वर्क होगा, कैसा वर्क, जीरो, ओके, और जीरो वर्क होगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती है। तो काइनेटिक एनर्जी किसी मोशन में कांस्टेंट है, इट मींस वहां पे जीरो वर्क है, या जीरो वर्क अगर कहीं हो रहा है इसका मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। तो देखो यहां पे बोला है हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट अफेक्टेड इफ द नेट वर्क डन ऑन इट इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वर्क है तो देखो वर्क अगर पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, यानी इंक्रीज होगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a particle is executing simple harmonic motion, which one of the following statement about the acceleration of the oscillating particle is true। मतलब आपको बोल रहा है कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, इट इज ऑलवेज द अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी, नो,
इट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये भी नहीं है. इट इज मिनिमम व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम, बिल्कुल करेक्ट. यानी एक्सेलरेशन जो है वो कम होगा जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई करता है, ध्यान देना पार्टिकल, तो उस समय इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन मिनिमम होता है. सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम V एंड द इनवर्स ऑफ प्रेशर P, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, द कर्व सो ऑब्टेन इज, तो कर्व यहाँ पे होगा स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, ये आपको ध्यान में रखना है. वॉल्यूम V और 1/P के बीच में ग्राफ होता है, तो ये हाइपरबोलिक बनता है. वैसे तो बॉयल्स लॉ हम निकालते तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से तब यहाँ पे ये जो है स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है ग्राफ. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या, स्ट्रेट लाइन. Which one of the following statement is correct? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following statement are correct? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? Which one of the following statement is correct? तो पहला बोला है the speed of sound wave in medium depends upon the elastic property, यहां तक तो ठीक है, of the medium but not an inertia property, ये बात गलत है, ठीक है. फिर बोल रहा है द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन मीडियम डिपेंड्स अपॉन द इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ठीक है, बट नॉट इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो ये गलत. स्पीड ऑफ साउंड इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है. बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना. स्पीड ऑफ साउंड जो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, मोर इलास्टिक मटेरियल होगा तो उसमें साउंड की स्पीड भी ज्यादा होती है, ठीक है. ओके, तो देखो यहाँ पे इलास्टिसिटी पे बिल्कुल डिपेंड करता है, तो इसमें बोला इलास्टिसिटी पे नहीं करता है, तो बात गलत, ठीक है. यहाँ पे बोला द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स नाइदर ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी नॉर ऑन इनर्शिया, ये भी कह रहा है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पे नहीं कर रहा, तो बात गलत हो गई. स्पीड ऑफ साउंड वेव इन मीडियम डिपेंड्स ऑन बोथ द इलास्टिक एंड इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, बिल्कुल करेक्ट, सही जवाब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. देखो यहाँ पे नॉट करेक्ट ढूंढना है, ध्यान देना. स्टूडेंट क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है, क्योंकि जितना आप केयरफुल क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को जैसा आप अंडरस्टैंड करते हैं, जवाब आप वैसे ही देंगे, उसी के अकॉर्डिंग देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते वक्त बहुत ध्यान रखना है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे पूछा कई बार क्या नॉट करेक्ट ढूंढना है, और हम करेक्ट ही ढूंढ लेते हैं, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है इनमें से. तो बोल रहा है पिच ऑफ साउंड, pitch of sound is its characteristics by which we can generally differentiate between the male voice and the female voice. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है, ठीक है. हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है. कह रहा है कि पिच साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेल और फीमेल वॉइस के बीच में डिफरेंशिएट करती है, बिल्कुल सही है. पिच से हमें श्रिल और ग्रेव साउंड का पता चलता है, यानी पतली और मोटी जो वॉइस होती है उसके बारे में हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ये पिच की वजह से कर पाते हैं, ठीक है. तो मेल का पिच जो होता है वो हाई लो पिच होता है, उसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है. फीमेल की हाई पिच होता है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है. पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है. तो ये बात तो सही है. अब बोला है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी, यही बात गलत है. लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता. लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है. किस पे? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. ध्यान देना, पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. पिच इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी बट लाउडनेस इज डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. तो यही बात आपका क्या है, करेक्ट इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. A particle execute linear simple harmonic motion with amplitude of 2 centimeter when the particle is at 1 centimeter from the mean position. ठीक है, वो अपनी मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर दूर होता है. तो उस समय आपको ये बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन आर इक्वल. उसका उस समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. देन टाइम पीरियड आपको बताना है. तो देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब करता होता है तो उसकी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. वाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ए एम्पलीट्यूड है, ए एंगुलर वेलोसिटी है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी ये होती है. और यहाँ पे देखो इसका जो एक्सेलरेशन होता है ना वो ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, ठीक है. अब ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, यहाँ पे ये बात बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये दोनों कैसे है, इक्वल है. तो हम देखो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये वेलोसिटी, ये दोनों इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. अब देखो यहाँ पे ये ओमेगा से
ये ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मुझे दे रखा कितना 2 सेंटीमीटर और देखो डिस्प्लेसमेंट दे रखा 1, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, दिस इज इक्वल टू ये ओमेगा और यहाँ पे ये y की वैल्यू 1 डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी √3, ठीक है। तो ओमेगा इंटू 1, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई √3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालते हैं। तो ओमेगा के टर्म्स में टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड देखो 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई √3, तो 2 पाई √3 यानी ये ऑप्शन इतना सेकेंड जो है वो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो 2 पाई अपॉन √3 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर अ ग्लास स्लेब, जब लाइट की रे ग्लास स्लेब में एंटर करती है देन इनमें से कौन सी बात आपको सही है वो बतानी है। तो देख क्या होता है, तो क्या होता है देखो, ओनली द फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाए तब भी नहीं बदलती है, स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो यहां बोल रहा फ्रीक्वेंसी चेंज, इसलिए गलत। फिर बोल रहा फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी चेंज, देखो फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी तो चेंज होती है, सही बात, बट फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ये बिल्कुल सही बात है। जब रे ऑफ लाइट एंटर ग्लास स्लेब, जब ग्लास स्लेब में एंटर करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, एक मीडियम से दूसरे में जाते वक्त भी लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही रहती है। और यहां बोल रहा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंज, इसलिए गलत। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 25.2 मीटर पर सेकेंड, द बॉल विल रीच द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी। ठीक है, बॉल जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है, तब वो कह रहा है कि इनमें से, यहाँ पे ऑप्शन देखो टाइम में क्या टाइम दे रखा है, यानी टाइम निकालना है। तो एक बॉल है उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो जब भी कोई अंडर ग्रेविटी मोशन होता है तो मोशन के इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखो, मैं जब भी यह बॉल है इसकी इनिशियल स्पीड क्या है 25.2 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसको क्या मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा ये फाइंड करना है। तो देखो जब भी टाइम निकालना हो, एक्सेलरेशन या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी अगर निकालना हो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो मोशन के इक्वेशन से ही सॉल्व करते हैं। इस वाले केस में डायरेक्ट देखो हाइट का फॉर्मूला क्या, मैक्सिमम हाइट पे किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जो टाइम का फॉर्मूला होता है ना, वो टाइम का फॉर्मूला सीधा याद रखेंगे, इनिशियल u/g होता है। क्या होता है u/g, यहाँ u क्या इनिशियल स्पीड है। तो देखो टाइम आ जाएगा, इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है 25.2 और जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि कितना लेना है 9.8। जब 25.2 में 9.8 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपका आंसर आएगा 2.57 सेकेंड, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, when sound wave are propagate through a medium, the physical quantity transmitted is R, यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो देखो यहाँ पे वेव, जब वेव क्या करती है तो वेव ओनली एनर्जी को ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो साउंड के बारे में, साउंड वेव के बारे में, जब साउंड वेव चलती है मीडियम में तो क्या ट्रांसमिट होता है, तो मैटर, ओनली मैटर ट्रांसफर होता है, नो, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होती है, बिल्कुल सही बात है। एनर्जी एंड मैटर दोनों ट्रांसफर होता है, नहीं, ओनली और ओनली वेव ओनली और ओनली एनर्जी को ट्रांसफर करती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी क्यों, तो प्रेशर जो होता है ना वो नॉर्मल फोर्स टू एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन इस एरिया के नॉर्मल फोर्स होता है। तो देखो प्रेशर, नॉर्मल फोर्स किसको बोलते हैं कि पर्टिकुलर, मतलब थ्रस्ट अपॉन एरिया प्रेशर होता है। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स टू एनी एरिया, किसी एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं। तो ये एक थ्रस्ट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रस्ट का मतलब इस एरिया के नॉर्मल फोर्स होता है। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया, फोर्स टू एरिया का रेशियो, एंड बोथ द फोर्स एंड एरिया आर वेक्टर। यहाँ पे ये बात सही नहीं है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एरिया, ये बात भी रॉन्ग है। इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स
कंपोनेंट ऑफ फोर्स मतलब नॉर्मल टू एरिया टू, ये बिल्कुल सही बात है, यानी इस एरिया के नॉर्मल फोर्स होता है, तो सी ऑप्शन ठीक है, इसी वजह से ये प्रेशर बनता है, ठीक है, किसी एरिया के नॉर्मल अगर फोर्स होता है तब प्रेशर क्रिएट होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज अनेबल टू रीड न्यूज़पेपर विदाउट हिज ग्लासेस, ही मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम, तो वो किससे जो है वो सफरिंग होगा, तो जब पास से उसको नहीं दिखता है तो पास से नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फ्री फॉल एक्सेलरेशन जी, ध्यान देना, इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड एट सी लेवल फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स देयर पोल, द रीजन इज, ठीक है, यानी क्या होता है कि इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू बढ़ती है, तो ये बात किसके बारे में सही है, तो यहाँ पे देखो, अर्थ इज स्पेयर विद द सेम डेंसिटी एवरीवेयर, अर्थ स्पेयर नहीं है, अर्थ पूरी तरह से स्पेयर नहीं है, ये बात गलत है, अर्थ इज द स्पेयर विद द डिफरेंट डेंसिटी एट द पोलर रीजन देन इन द इक्वेटर रीजन, तो अर्थ इज ए स्पेयर, ये बात भी क्या है, रॉन्ग है, तो पहला और ये बात सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे बोला अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली एन एलिपॉइड having its equatorial radius greater than its polar radius by 21 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। ध्यान देना, अर्थ जो है वो इलिप्टिकल शेप का होता है और उसकी जो इक्वेटोरियल रेडियस होती है वो पोलर रेडियस से बड़ी ज्यादा होती है, और सी लेवल से देखें तो 21 किलोमीटर कितनी है, ज्यादा होती है, तो ये सी ऑप्शन ही करेक्ट है। इसलिए यहाँ पे क्या, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू में क्या आता है, इंक्रीज जी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अर्थ पूरी तरह से गो राउंड नहीं है, वो इलिप्टिकल शेप की है इस तरह से, तो ये जो इक्वेटर की रेडियस है और ये पोलर रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो ग्रेटर देन होती है किससे, पोलर से, और कितनी होती है, 21 किलोमीटर होती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ मास टेकन बाय ए स्प्रिंग वेइंग बैलेंस इज करेक्ट एट द प्लेस वेयर द स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड फॉर, नो, यहाँ पे द मेजरमेंट ऑफ मास टेकन बाय अ स्प्रिंग वेइंग बैलेंस इज करेक्ट एट ऑल प्लेसेस, नो, ये भी सही नहीं, द मेजरमेंट ऑफ मास टेकन बाय ए स्प्रिंग वेइंग बैलेंस is correct at the place where the acceleration due to gravity is same, no, फिर यह स्प्रिंग बैलेंस कैन नॉट बी यूज टू मेजर द मास एट एनी प्लेस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हर जगह पे मास को, ये स्प्रिंग बैलेंस जो है वो हर जगह ऑब्जेक्ट के मास को मेजर नहीं कर सकता, मेजर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉन्टेक्ट फोर्स, इनमें से कौन सा कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है, कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है, तो नहीं है, ध्यान देना, ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स है, पुश करना, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट में आएगा जब भी पुश होगा। फ्रिक्शनल फोर्स भी कॉन्टेक्ट है, दो सरफेस के बीच में होती है, दो सरफेस जब कॉन्टेक्ट में होती है तब फ्रिक्शन लगता है। स्ट्रेन फोर्स भी कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो आपका कौन सा आंसर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। मैं इसको छोड़ता हूं तो ये अर्थ इसको क्या बिना कॉन्टेक्ट में से ऑब्जेक्ट का इसको खींच लेगी, तो ये क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। यस, when a force of 1 Newton acts on a mass of 1 kg which is able to move freely, the object move in the direction of force with an acceleration या speed of 1 km per second, acceleration of 1 meter per second square, speed of 1 meter per second या acceleration of 1 km per second square। जब आपको देखो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है जिसका मास क्या है, 1 kg है, 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो देखो फोर्स और मास दे रखा है तो वो एक्सेलरेशन से जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन एम, 1 न्यूटन फोर्स है, 1 केजी मास है, तो आप क्या होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फोर पार्टिकल्स हुज डिस्प्लेसमेंट x एंड एक्सेलरेशन ax आर रिलेटेड एज फॉलो, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपके इसमें ये कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग 4 पार्टिकल्स, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिए हुए, इनमें से 4 पार्टिकल, ये हुज डिस्प्लेसमेंट x एंड एक्सेलरेशन ax आर रिलेटेड एज फॉलो, तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में ये 4 ऑप्शन में रिलेशन दिए हुए, इनमें से कौन सा सही है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो देखो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई पार्टिकल करता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो आपके हो जाएगा a ओमेगा
साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा हम फिर से इसको मैं लिख देता हूं एक बार। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी, ये होता है, ठीक है। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होता है। तो हमें यहाँ पे देखो ये डिस्प्लेसमेंट x और एक्सेलरेशन ए एक्स के बारे में दे रखा है। तो देखो यहाँ पे ये x क्या है, x आपका क्या है, तो x आपका डिस्प्लेसमेंट और ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैसे आएगा, इसका मैं अगर डिफरेंशिएशन करता हूं dx अपॉन dt, तो ये हो जाएगा चेंज इन क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी। तो अब आपका इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a तो कांस्टेंट आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos ओमेगा t, ठीक है, और ओमेगा t का क्या हो जाएगा ओमेगा। तो आप यहाँ पे ओमेगा लिख सकते हैं। इस तरह से आपके पास जो v की वैल्यू आ जाएगी वो ओमेगा को आगे लिख सकते हैं a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है, ओके। फिर आपका फिर से इसमें एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे dx अपॉन dt का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d, ध्यान देना d2 x अपॉन dx dt टू, इस तरह से आप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये v आ गया तो dv अपॉन dt कर सकते हैं आप। तो dv अपॉन dt फिर से इस वेलोसिटी का, तो चेंज इन वेलोसिटी आपको क्या बताएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो ये a यहाँ पे आ जाएगा, फिर ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है, ये cos ओमेगा t का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन ओमेगा t, और ओमेगा t का फिर से करेंगे तो ओमेगा आएगा, वो ओमेगा और ये ओमेगा मिलकर और ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास बन जाएगा एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू a माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब आप जब इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और ए साइन ओमेगा टी। तो ए साइन ओमेगा टी किसको बताता है एक्स को। तो अब आप यहाँ पे ये ऑप्शन चारों देखते हैं तो देखो यहाँ पहली बात तो क्या आ रहा है एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस में आ रहा है तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट आपका x के टर्म्स में, तो यहाँ पे भी ये x ही है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा D। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -3, तो ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये जो ओमेगा स्क्वायर है वो 3 को बता रहा है, ठीक है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड, बिल्कुल सही है। डिवाइस द यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट, ये भी सही है। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L, ये लेंथ L है। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डिपेंड्स अपॉन बोथ लेंथ एंड A, ठीक है, एरिया A पे डिपेंड करता है। तो ये देखो ये जो है वो डायमेंशन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, इसलिए ये कह रहा है दोनों पे डिपेंड करता है। यही ऑप्शन आपका सही है, नॉट करेक्ट ढूंढना था तो ये नॉट करेक्ट है, ठीक है, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद two balls A and B are thrown simultaneously vertically upward with a speed of 20 meter per second from the ground, and B vertically downward from a height of 40 meter with the same speed and along the same line of motion। आपको बोला दो बॉल है A and B, दोनों को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, तो दोनों की स्पीड क्या है, सेम स्पीड से करते हैं। एक को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, एक को देखो बी को है वर्टिकली डाउनवर्ड, बी को ऊपर से नीचे फेंका जाता है, ठीक है, 40 मीटर हाइट से, सेम स्पीड से, ठीक है, अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन। ये बात इंपॉर्टेंट है, सेम लाइन ऑफ मोशन मतलब एक ही लाइन में वो मोशन कर रहे हैं, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट डू द टू बॉल्स कोलाइड, यानी
किस पॉइंट पे दोनों बॉल जो है आपस में टकराएंगे। जब एक ही लाइन में मोशन करेंगे तो एक जगह पे वो टकराएंगे, कोलिजन होगा, तो किस पॉइंट पे। तो देखो ऑप्शन आपको दे रखे, द बॉल विल कोलाइड आफ्टर 3 सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 30.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखो सारे ग्राउंड से ही दे रखे कितनी हाइट पे वो टकराएंगे, तो हम यहां से हाइट निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पे इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि यहां पे हम यूं कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये बॉल है, इसको मैंने यहां से थ्रो करना है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो हो जाएगी, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो हो जाएगी। थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको मैं यहां पे बताता हूं। देखो ये डायग्राम यहां बनाता हूं मैं, तो ये यहां से ग्राउंड से हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं और एक यहां से इस बॉल को नीचे की तरफ थ्रो करते हैं। दोनों की स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जा रही है तो इसकी भी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम स्पीड से, एक ऊपर की तरफ जा रही है एक ही लाइन में, ठीक है, इसी लाइन में ये ऊपर थ्रो कर रहे हैं और इसको नीचे, ठीक है। और ये जो बीच की डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 40 मीटर है। वो कितनी है, 40 मीटर डिस्टेंस है। इस हाइट जो है वो 40 मीटर से थ्रो किया जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मैंने कहा कि सपोज करो इस पॉइंट पे बीच में, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो दोनों के बीच में कोलिजन होगा, तो यहां से ग्राउंड से ये डिस्टेंस कहां पे कोलिजन होगा, तो मैंने कहा ग्राउंड से जहां कोलिजन होगा वो डिस्टेंस x ले लेता हूं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर है। तो बताओ इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस ग्राउंड से x है, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई, 40 माइनस एक्स। तो देखो ये ऊपर से आएगी 40 माइनस एक्स डिस्टेंस पे और ये x डिस्टेंस पे जाएगी, दोनों डिस्टेंस पे क्या वहां पे इस डिस्टेंस पे वो मिलेगी, तो बीच में कोलाइजन होगा। तो यहाँ पे देखो इस डिस्टेंस के फॉर्मूले से हम यूं कहते हैं 40 माइनस एक्स, डिस्टेंस मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ये सेकेंड, डिस्टेंस के टर्म्स में सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। तो देखो डिस्टेंस कितनी होगी, ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसके लिए ये डिस्टेंस होगी 40 माइनस एक्स, और वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, तो इनिशियल स्पीड 20 और टाइम t है। और जब ऊपर से, ध्यान देना, ऊपर से नीचे आती है तो प्लस ही आता है, और हाफ यहाँ पे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gt स्क्वायर आप ले सकते हैं। फिर दूसरा डिस्टेंस क्या, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है, वो कितनी डिस्टेंस पे मिलेगी, तो हमने कहा x डिस्टेंस के बाद मिलेगी, तो डिस्टेंस x ट्रेवल करेगी, तो वो भी इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही जा रही है, और नीचे से जब ऊपर जाता है तो माइनस लेते हैं, तो हाफ gt स्क्वायर। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो हाफ gt स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस करेंगे तो देखो ये इधर वाला लेफ्ट और लेफ्ट में प्लस होगा, तो ये माइनस का x प्लस का x ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 20 प्लस 20 यानी 40t आपका यहाँ से आ जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू 40t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद वो दोनों के बीच में कोलिजन होगा। एक यहाँ से 20 मीटर से हमने नीचे से ग्राउंड से फेंका एक बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ऊपर से 20 मीटर पर सेकेंड की नीचे से फेंका, एक ही लाइन में मोशन कर रहे हैं, तो वो 1 सेकेंड के बाद, ध्यान देना, 40 मीटर हाइट पे है दोनों, ये 40 मीटर ऊपर है, ये नीचे, ठीक है, नीचे। तो दोनों को हम एक ही वेलोसिटी से छोड़ते हैं, तो वो 1 सेकेंड के बाद क्या कर रही है, टकरा रही है। तो देखो बॉल विल कोलाइड आफ्टर 1 सेकेंड, तो एक ही सेकेंड यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बोला एट अ हाइट ऑफ 15.1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, अगर ये आपको चेक करना है तो ग्राउंड से हाइट क्या ली थी हमने, x इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ gt स्क्वायर लिया था। तो यहाँ पे z की वैल्यू देखो 9.8 यहाँ में बोला है वो लेना है, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, टाइम आपका 1 सेकेंड आ गया, तो 20 यहाँ पे ये देखो कैसे आ जाएगी, तो 20 इंटू 1 करेंगे तो 20 रहेगा, माइनस हाफ 9.8 इंटू 1, तो इस तरह से आप कर रहे होंगे। तो 9.8 को जब आप 2 से कैंसिल डिवाइड करेंगे 9.8 में 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो ये आपका जो हो जाएगा 4.6, ठीक है, और इसको इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो आपके पास आ जाएगा ये 15.1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपका आंसर यहां से आ जाएगा, यस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज यूज इन हाउस होल्ड वायरिंग टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग।
ठीक है, शॉर्ट सर्किट के केस में आप इनमें से कौन सा जो है वो हाउस होल्ड जो है, सॉरी इसमें बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम, अच्छा कौन सा आइटम आप यूज करते हो जो आपके हाउस होल्ड सर्किट को ब्रेक होने से, शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं, तो वो सेफ्टी डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो ये इस तरह से आपके 24 क्वेश्चन एनडीए 2016 के अंदर 16 सेकेंड में जो पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 बता दिए। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एनडीए 2017 फर्स्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसके ऊपर भी नए वीडियो बना देंगे। ठीक है, जय हिंद।